दोस्तों, एक ऐसी रियल स्टोरी जो पूरे रिश्ते को झकझोर करके चला सकती है। एक ऐसी सच्ची घटना जिसकी शुरुआत कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से होती है। यहाँ के राजाजी नगर क्षेत्र में दिलीप अपैरल्स के मालिक जय कुमार जैन अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। जय कुमार जैन पैसे से एक टेक्सटाइल बिजनेस चलाते थे। उनके छोटे परिवार और खुशियों से भरे जीवन में उनकी पत्नी पूजा के अलावा एक 15 वर्षीय बेटी रिया और रिया से छोटा एक बेटा भी था। जय कुमार जैन का टेक्सटाइल वाला बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। यही कारण था कि जय कुमार जैन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। परिवार के सभी लोगों की ख्वाहिश जय कुमार जैन पूरी किया करते थे। आसपास के लोग जय कुमार जैन को देखकर वैसी ही जिंदगी जीने की तमन्ना रखते थे। मगर आज के समय में देखा जाए तो जिस घर में अच्छे रिश्ते हैं उस घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। और जिस घर में रिश्ते हैं उनके बीच कड़वाहट भरी हुई है। लेकिन जय कुमार जैन के पास अच्छे रिश्तों के साथ साथ पैसा भी था, इसलिए वह खुद को भाग्यशाली महसूस करता था। कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और शायद जैन परिवार के लिए कहावत सही भी थी, क्योंकि जैन परिवार और उनकी जो पत्नी पूजा थी, जय कुमार जैन और उनकी पत्नी जो पूजा थी, वे एक दूसरे पर और अपने बच्चों पर खूब प्यार लुटाया करते थे। दरअसल जय कुमार जैन अपनी बेटी को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे और चाहते थे कि वो एक दिन जिंदगी में खूब नाम कमाए। शायद इस पिता की सोच अपनी बेटी के लिए सही भी थी। जय कुमार जैन को क्या पता था कि उनकी लाडली बेटी रिया के हाथों से उनकी मौत लिखी है। क्योंकि कुछ दिनों बाद परिवार में एक ऐसी घटना घटती है जो शायद एक बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित कर देने वाली घटना थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कुमार। आप सबका वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी तक में। तो आज के इस एपिसोड नंबर 8 में हम एक बेहतरीन क्राइम स्टोरी के बारे में बात करेंगे, और शायद आप इस स्टोरी को सुनकर आप इससे कुछ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ, ताकि आपके घर में या आपके आसपास ऐसी घटना ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक दिन जय कुमार जैन को अपनी पत्नी और बेटे के साथ पुडुचेरी में रहने वाले एक रिश्तेदार के यहाँ जाना था। 17 अगस्त 2019 को शाम तक पुडुचेरी जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, और शाम 7:30 बजे के आसपास जय कुमार जैन अपनी पत्नी और अपने बेटे को अपने घर से रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए। उन्होंने अपनी बेटी रिया से भी पूछा कि तुम भी रेलवे स्टेशन चलना चाहोगी, तो रिया मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो जय कुमार जैन रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं और अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ निकल गए। उन दोनों को ट्रेन में बिठाने के बाद वापस गाड़ी से अपने घर की तरफ मोड़ लेते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे जय कुमार जैन इसी सोच में डूबे थे कि पत्नी और बेटे के कुछ दिनों के ट्रिप के जाने के बाद घर कितना खाली खाली रहेगा। लेकिन उन्हें खुशी इस बात की होती है कि उनके साथ रिया भी रहने वाली है, जो उसके साथ अब घर का काम भी बटाएगी और उसके साथ अच्छा टाइम पास भी करेगी। एक दिन जैन कुमार जैन घर पहुंचकर अपनी बेटी के साथ रात का खाना खाते हैं और कुछ देर दोनों बात करते हैं, और फिर दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। जय कुमार जैन सोने से पहले एक गिलास दूध पीकर ही सोया करते थे, लेकिन आज पत्नी के पुडुचेरी चले जाने के कारण गिलास का दूध नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उसने रिया से कहा कि बेटा एक गिलास दूध दोगी मुझे। तो रिया एक गिलास दूध लेकर आती है। दूध लेकर आकर देख जय कुमार जैन के दिल में बड़ा अच्छा लगता है कि अब उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है, उसका घर संभाल सकती है। गिलास का दूध टेबल पर रखने के बाद बेटी वहां से बोलकर कमरे में चली जाती है। जय कुमार जैन दूध के गिलास को छूकर उसके गर्माहट को महसूस करते हैं। अब उन्हें लगता है कि दूध पीने लायक हो चुका है। वह दूध भरा पूरा गिलास पीकर आराम करके सो जाते हैं। अगली सुबह, तारीख थी 18 अगस्त 2019। जय कुमार जैन के पड़ोसियों ने अपनी बेटी रिया के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर आकर देखा तो जय कुमार जैन के घर के बाथरूम में से ऊंची ऊंची आग की लपटें निकल रही थी, जिसे देखकर पड़ोसी डर गए। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया, और फायर ब्रिगेड वालों ने मौके पर पहुंचकर जय कुमार जैन के घर में लगी आग पर काबू पाकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को पूरी तरह से बुझाने के लिए बाथरूम के अंदर जाते हैं, तो वहां जय कुमार जैन की आग में झुलसी हुई डेड बॉडी पड़ी मिली थी। फायर ब्रिगेड वाले इस घटना की जानकारी पास के ही लोकल पुलिस स्टेशन में देते हैं। हालांकि पुलिस स्टेशन के आने के बाद मोहल्ले में खबर फैल जाती है कि टेक्सटाइल व्यापारी जय कुमार जैन की मृत्यु आग में झुलसने के कारण हो गई है, और देखते ही देखते पड़ोसियों की पूरी भीड़ जय कुमार जैन के बाहर इकट्ठा हो गई। जय कुमार जैन को जानने वाले सभी लोग थे, उनके साथ घटी इस घटना को देखने के लिए दौड़े चले आए थे। पुलिस भी
शिनाख्त करते हुए पूछताछ करना शुरू करती है। उसमें जय कुमार जैन की बेटी रिया रोते हुए बताती है कि उसके पिता सुबह सुबह नहाने बाथरूम में गए थे। तभी अचानक इलेक्ट्रिक सर्किट होने के कारण बाथरूम में आग लग गई, जिसके कारण पापा अंदर ही झुलस गए। पापा ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था, इसलिए मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकी। लेकिन जब पुलिस ने फायर ब्रिगेड वालों से बयान लिया तब उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से इतनी खतरनाक आग नहीं लग सकती है जिससे कि कोई इंसान जलकर इतनी बुरी तरीके से मर जाए। फायर ब्रिगेड का यह बयान काफ़ी चौंकाने वाला था। पुलिस अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया गया क्योंकि जय कुमार जैन शहर एक नामी व्यवसायी थे और एक बड़े व्यापारी थे, और उनकी जो मौत हुई थी इसलिए उनकी छानबीन करने के लिए वहाँ के एक सहायक पुलिस और डीएसपी को भी इस केस में शामिल किया गया था। और कुछ ही देर बाद पुलिस आयुक्त और डीपी अपनी फॉरेंसिक टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। घटनास्थल की जानकारी लेने और सभी जरूरी सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस को यह लगता है कि जय कुमार जैन की मौत शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण हुई है। लेकिन जब पुलिस के टेबल पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी जाती है तो उसमें जय कुमार जैन की मौत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही थी कि जय कुमार जैन की मौत आग में झुलसने के कारण नहीं बल्कि खून की कमी और ब्रेन में खून न पहुंचने के कारण हुई है। ये जानकारी सबको चौंकाने वाली थी क्योंकि ब्लड की कमी और ब्रेन तक ब्लड ना पहुंचना सिर्फ एक ही बात थी। एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे कि जय कुमार जैन को किसी धारदार वाले हथियार से मारा गया जिससे ब्लड लॉस होने के कारण उनकी मौत हो गई है। लेकिन फिर उसकी बेटी ने ऐसा क्यों किया? उसके पापा की जो मौत है वो शॉर्ट सर्किट में लगी आग के झुलसने के कारण हुई है, उसने क्यों बताया? अभी लगने लगा था कि जय कुमार जैन की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। किसी ने काफी चालाकी से इस हत्या को अंजाम दिया है क्योंकि जय कुमार जैन की बेटी रिया का बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रहा था। इसलिए पुलिस को इस केस के छानबीन और गहराई से शुरू करना था। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि जब पुलिस को फॉरेंसिक टीम को जय कुमार जैन के घर दोबारा जाती है तो वहाँ के सोफे में कुछ ब्लड स्पॉट मिलते हैं जिसे साफ किया गया था। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट पर जब पुलिस की नज़र पड़ती है तो पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है। जय कुमार जैन के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। पुलिस ने लोगों से पूछताछ के दौरान जय कुमार जैन के बारे में इतना कुछ सुना था कि पुलिस के मन में भी जय कुमार जैन की एक अच्छी छवि बन चुकी थी और पुलिस वाले भी इस अच्छे व्यक्ति की हत्या करने वाले हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर उसे सजा देना चाहते थे। पुलिस अभी भी पड़ोसियों से पूछताछ करने में लगी थी। चौंकाने वाली बात जब पता चलती जब इसको बताते हैं कि जय कुमार जैन की बेटी का गुपचुप तरीके से पड़ोस में रहने वाले प्रवीण नाम के एक लड़के से चक्कर चल रहा था। पुलिस को जब रिया और प्रवीण के बारे में पता चलता है तो पुलिस को यह बात बेवकूफ़ी भरी लगती है, लेकिन पुलिस जय कुमार जैन से जुड़े हर पहलू को टटोलना चाहती थी। पड़ोस में रहने वाले प्रवीण से भी पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ में रिया के साथ प्रवीण भी इस बात के लिए हामी बरताए कि जब रिया के पिता के साथ दुर्घटना हुई थी वह रिया के घर पर ही था। पुलिस को अब तक यह मामूली सा प्रेम संबंध लग रहा था, लेकिन उसके तार जय कुमार जैन से मौत से जुड़े थे। इसलिए इतना तो पुलिस को समझ में आ चुका था कि जय कुमार जैन की हत्या के पीछे कहीं न कहीं रिया और प्रवीण का हाथ शामिल है। इसलिए पुलिस ने रिया और प्रवीण दोनों के फ़ोन को हिरासत में लेकर उसकी कॉल डिटेल और फ़ोन लोकेशन पता करने लगी। दोनों के फ़ोन से कई ऐसे सबूत हाथ लगते हैं जिससे पुलिस भी देखकर चौंक जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दोनों की कॉल डिटेल देखने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि जय कुमार जैन की हत्या की गई है। इस हत्या के पीछे कोई न कोई बल्कि उनकी बेटी 15 साल की जो बेटी रिया थी और उसका जो बॉयफ्रेंड प्रवीण शामिल था। पुलिस मौजूद सबूत के तौर पर प्रवीण और रिया दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन दोनों अभी इस बात पर अड़े थे कि इस हत्या में उन दोनों का हाथ नहीं है। लेकिन अब पुलिस जानती है कि इन दोनों ने मिलकर इसको अंजाम दिया है, बस ज़रूरत थी उनसे सच उगलवाने की। अब पुलिस अपने पूछताछ का तरीका बदलते हुए दोनों को अलग अलग कमरों में ले कर जाती है। क्योंकि रिया नाबालिग थी इसलिए उसे नहीं ले जाती है, लेकिन उसका फ़ोन जब्त कर लेती है और प्रवीण 19 साल का होता है, उससे पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस के डंडे को देखकर प्रवीण डर जाता है और वो सच कबूल देता है। जब पुलिस
प्रवीण को ज़्यादा धमकाती है तो प्रवीण भी इस हत्याकांड में रिया का नाम पुलिस के सामने रख देता है। रिया को जब पता चलता है कि प्रवीण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो वह टूट जाती है और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि पुलिस ने इस केस में अपना पूरा समय देखकर इसे महज 24 घंटे में ही सॉल्व कर लिया था और पुलिस की पूरी छानबीन में रिया और प्रवीण को इस हत्या का दोषी बताया गया था। लेकिन सवाल तो अभी भी आपके मन में होगा कि इन दोनों ने इस घटना को अंजाम क्यों और कैसे दिया। तो चलिए एक भले इंसान जय कुमार जैन को जान से मारने के पीछे की पूरी की कहानी सच्चाई को हम जानते हैं। जय कुमार जैन की बेटी रिया बेंगलुरु शहर के ही एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा करती थी। रिया को प्यार करने वाला प्रवीण भी उसी स्कूल में पढ़ा करता था। प्रवीण के पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, लेकिन कुछ समय पहले कंपनी ने उन्हें कुछ पैसे देकर कंपनी से निकाल दिया था। प्रवीण के पिता की नौकरी तो चली गई थी, लेकिन उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल गए थे। प्रवीण के पिता ने उन सारे पैसों को अपने बेटे के नाम से बैंक में जमा कर दिया था और उस पैसे पर मिलने वाले बैंक के ब्याज से ही घर का सारा खर्चा चल रहा था। और जब उन्हें पता चलता है कि रिया उसी घर के आसपास से स्कूल आती जाती है तो फिर उन दोनों में से दोस्ती हो गई। यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और कुछ अजीब था क्योंकि जो रिया थी वो प्रवीण से लगभग 3 साल छोटी थी। रिया अभी 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी, वहीं प्रवीण 10वीं पास करके शहर के एक प्राइवेट कॉलेज से बीकॉम कर रहा था। इधर रिया का स्कूल प्रवीण के कॉलेज से थोड़ा दूर था, इसलिए दोनों का मिलना जुलना कम ही होता था, लेकिन फिर भी प्रवीण समय निकालकर रिया से मिलने चला जाया करता था। जिस दिन मिलने का होता था वो बात कर लिया करते थे। अक्सर घर पर रिया प्रवीण से फ़ोन कॉल पर या छत पर बातें किया करती थी। पिता जय कुमार जैन अपनी बेटी के लंबे लंबे फ़ोन कॉल से थोड़ा चिंतित हुआ करते थे, लेकिन फिर भी जय कुमार जैन अपनी बेटी पर दबाव नहीं डालते थे। शायद उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था, लेकिन लगातार फ़ोन पर बात करने के कारण जय कुमार जैन को शक हुआ और उन्होंने रिया के फ़ोन कॉल वाले लड़के के बारे में सारा कुछ पता चल गया था कि वह लड़का उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला प्रवीण कुमार है। जिसके बाद जय कुमार जैन ने रिया को काफ़ी हिदायतें दी, काफ़ी मना किया कि उस लड़के से दूर रहे, लेकिन पिता के मन में अपनी बेटी के लिए प्यार उसे कमज़ोर कर रहा था। इसलिए पिता ने रिया को आराम से ही समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद रिया को अपनी ज़िंदगी में पिता की एडवाइस की ज़रूरत नहीं थी, जैसा कि आजकल बच्चे में देखने को मिलता है। इसलिए पिता के लाख समझाने के बाद भी वह अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण से छुप छुप कर ही सही लेकिन बातें किया करती थी। रिया भले ही 15 साल की थी, लेकिन उसका शरीर बहुत अच्छा था, वो देखने में बहुत अच्छी लगती थी। शायद इसीलिए उसकी सहेलियाँ भी उसकी तारीफ़ किया करती थी कि रिया आप बहुत अच्छी दिखती हो। रिया को अपने परिवार का दबाव बिल्कुल भी नहीं पसंद था। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ वह हमेशा पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा फैशन, मॉडलिंग और हॉट लुक वगैरह के कपड़े वगैरह देखने में पसंद किया करती थी। एक दिन रिया वह अपने घर में झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ 5 दिनों के लिए मुंबई ट्रिप पर चली गई। वहाँ जाकर उसने खूब सारी मस्ती की, खूब सारी फ़ोटो शूटिंग करवाई और कपड़ों में मॉडलिंग कंपटीशन में भाग लिया। यह बात केवल रिया की माँ पूजा को ही पता थी, लेकिन बेटी घर में ना होने के कारण जय कुमार जब पूछने लगे तो पूजा को भी मजबूर होकर बताना पड़ा। रिया मुंबई गई हुई है और जब रिया मुंबई से वापस घर लौटती है तो जय कुमार जैन को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बेटी की पिटाई भी की और उसका मोबाइल भी छीन लिया। दरअसल पिता को यही बात पता थी कि रिया अपनी सहेलियों के साथ मुंबई गई थी, लेकिन जय कुमार जैन ने जब उनकी सहेलियों को फ़ोन किया तो उनकी सहेली ने बताया कि रिया उसके साथ नहीं आई है, बल्कि वह अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई है। जिसके बाद वह गुस्से में लाल हो गया, उसने अपनी बेटी की पिटाई भी कर दी। अब रिया बचपन के खिलौने और माँ बाप के प्यार को छोड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। अब उसे अपने माँ बाप के सोच और विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुंबई ट्रिप वाली हरकत के बाद रिया की सोच में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। मन ही मन वह हमेशा अपनी बेटी रिया की फिक्र में डूबे रहते थे और उसे सुधारने के लिए काफ़ी प्यार से भी तो कभी डांट से उसे समझाते थे, लेकिन प्रिया अपने माँ बाप की चिंता से बेफिक्र होकर हर पल केवल प्रवीण के बारे में ही सोचती रहती थी कि यह किसी भी हालत में प्रवीण से दूर नहीं होना चाहती है। उधर कुछ ऐसा ही हाल प्रवीण का भी था। रिया पर पाबंदी लगने के बाद वह छुपाकर किसी मॉल या साइबर कैफे में प्रवीण से मिलने जाया करती थी।
जब जय कुमार जैन ने अपनी बेटी रिया का मोबाइल छीन लिया, तब प्रवीण ने उसे दोबारा नया मोबाइल न दे करके अब रिया को चोरी छुपे रात को प्रवीण से बातें करती थी। लेकिन पिता भी अपनी बेटी पर लगातार नजर बनाए हुए थे। और एक दिन रिया रात को फोन पर बातें करते हुए पकड़ी जाने के कारण जय कुमार जैन ने उसे एक तो थप्पड़ मारा, उसका मोबाइल छीन लिया और फिर थप्पड़ मारा। और इस पिता का थप्पड़ और मोबाइल छीन जाने वाली की बात रिया के दिल को लग गई। अब रिया के मन में अपने पिता के लिए प्यार नहीं बल्कि आक्रोश भर गया। रिया पिता की हिदायत और रोक टोक से परेशान हो गई थी। रिया ने अपनी सारी बातें प्रवीण से मिलकर बताई और रोते हुए प्रवीण को कहने लगी कि मैं अपने आप से परेशान हो चुकी हूँ, अपने बाप से परेशान हो चुकी हूँ, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। पुलिस के सामने ही रिया ने खुलासा किया कि जब पिता ने उससे मोबाइल को छीनकर उसे थप्पड़ मारा, उसी दिन से रिया अपने पिता को मारने की प्लानिंग कर रही थी। मतलब जय कुमार जैन की मौत से 1 महीने पहले से दोनों उन्हें मारने की प्लानिंग बनाने लगे थे। लेकिन सही मौका न मिलने के कारण उसका जो प्लान था हर दिन पोस्टपोन होता चला जा रहा था। वह दोनों एक इंसान को मारने का सबसे आसान तरीका ढूंढ रहे थे। इसलिए वह दोनों लगातार इंटरनेट पर हत्या को दुर्घटना में बदलने की कई सारी वीडियो भी देखा करते थे। कुछ वीडियो और फिल्म देखने के बाद जय कुमार जैन को मारने की पूरी प्लानिंग बना ली गई और जैन को मारने का मौका 17 अगस्त को मिल गया। रिया की मां और उनका छोटा भाई पारिवारिक समारोह में पुडुचेरी जाने वाले थे। जो पिता अब तक अपनी बेटी को जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, वही बेटी उसके पीठ पीछे उसकी मौत का साजिश रच रही थी। और वह भी सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। जब 17 अगस्त को जय कुमार जैन अपनी पत्नी और अपने बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस घर आए तो उन्हें रिया का बर्ताव थोड़ा अलग लग रहा था और वो काफ़ी खुश थी और वह अपने पिता से भी काफ़ी अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। पिता को भी लगा था कि शायद अब रिया को उसकी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए पिता भी खुश थे और दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद रिया ने अपने प्लान के अनुसार दूध में नींद की 6 गोलियां मिलाकर अपने पिता को दे दिया। अपनी बेटी के करतूत से अनजान दूध पीकर आराम से वो सो गए। लेकिन रिया अपने कमरे में इंतजार कर रही थी कि जय कुमार जैन पर नींद की गोलियों का असर कब शुरू होगा। थोड़ी देर बाद रिया अपने पिता के कमरे में आती है और अपने पिता को सोकर देखकर वो खुश हो जाती है। लेकिन नींद की गोलियों का डोज लेने के बाद शायद जय कुमार जैन मरी हुई लाश की तरह बेहोश हो चुके थे। पिता को बिस्तर पर अचेत पड़ा देख रिया का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत प्रवीण को फ़ोन करके अपने घर बुला लेती है। प्रवीण भी प्लेन धारदार चाकू लेकर रिया के घर पहुंच जाता है। इधर रिया ने भी अपने किचन से चाकू निकाला और दोनों ने जय कुमार जैन के शरीर पर वार करना शुरू कर दिया। दोनों ने सबसे पहली बार जय कुमार जैन के शरीर के बॉडी पार्ट पर वार किया जहां इंसान की मौत जल्द से जल्द हो जाए। बेहोशी की हालत में जय कुमार जैन न तो विरोध कर सकते थे ना ही अपना बचाव कर सकते थे। जय कुमार जैन दूध पीकर एक प्यारी सी नींद में सो गए थे ताकि वह अगली सुबह उठकर सुबह का सूरज देखे। लेकिन शायद उनकी बेटी रिया को यह मंजूर नहीं था। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता को मौत की खौफनाक तरीके से अंजाम दे दिया। अपने पिता को मरने के बाद वहाँ की चादर की दीवारें, कमरे को जो भी था किनारा था, सारा को सारा खून से सन चुका था। उन्होंने जय कुमार जैन की लाश को कमरे से घसीटते हुए बाथरूम तक ले गए और सबूत मिटाने के लिए दोनों दीवार पर पड़े खून के छींटों को साफ कर दिया और चादर को वॉशिंग मशीन में धोकर सूखने के लिए डाल दिया। कमरे की सफाई करने के बाद दोनों के सामने एक डेड बॉडी थी जिसे ठिकाना लगाना आसान नहीं था। इसलिए 18 अगस्त की सुबह रिया घर से निकलती है, पेट्रोल से भरी 3 बोतल लेकर वापस घर पहुंची और बाथरूम में पड़े पिता पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। इस घटना की कहानी सुनकर शायद विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो कि कैसे एक बेटी अपने पिता की इतनी खौफनाक मौत दे सकती है। लेकिन बेटी ने जो किया और शायद लोगों के मन में बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाला तरीका था। जय कुमार जैन के शरीर पर पेट्रोल छिड़कने के बाद जब माचिस की जलती हुई तीली उनके शरीर से जाकर टकराई तो आग की ऐसे लपटें उठने लगी जिसे देखकर जय कुमार जैन के पड़ोसी ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को फोन करके आग लगने की खबर दी। इधर रिया और प्रवीण नाटक करते हुए जोर जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों से मदद मांगना शुरू कर दिया और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लोगों ने
पुलिस को एक कहानी बनाकर सुनाई, जिसमें रिया ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने का बाथरूम में आग लगी, जिससे पापा झुलसकर बाथरूम में ही मर गए। इस तरह दोनों ने हत्याकांड को दुर्घटना का रूप दिया। कुछ समय के लिए पुलिस वालों को भी ऐसा लग रहा था कि यह कोई हत्या नहीं बल्कि दुर्घटना है, लेकिन फॉरेंसिक टीम की जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को दाल में कुछ काला लगा। केवल कुछ ही दिनों के अंदर पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। जब अपने पिता के अंतिम संस्कार में रिया को बुलाया गया तो वहां आने से उसने मना कर दिया, जिससे साफ साबित होता है कि रिया के मन में अपने पिता को मरने का कोई अफसोस या पछतावा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ प्रवीण के माता पिता को इस प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रवीण ने अपने बयान में खुलासा किया कि उसने जय कुमार जैन को मारकर अपना बदला लिया, क्योंकि बेटी के पकड़े जाने के बाद उसने मुझे धमकी देते हुए रिया से दूर करने को कहा था। साथ ही प्रवीण बताता है कि जय कुमार जैन हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए अक्सर वह रिया को मारा करते थे। और यह बात प्रवीण को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि यह प्रवीण ने रिया को अपने पिता की प्रार्थना से बचने का फैसला लिया और इस दोनों ने मिलकर एक खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने सारे सबूत और गवाहों को इस आधार पर केस की चार्जशीट की फाइल की कि रिया को जुवेनिल जस्टिस बोर्ड के कोर्ट में सारे सबूत और गवाहों के साथ पेश किया गया और कोर्ट के आदेश के बाद बाल सुधार केंद्र में रिया को भेज दिया गया। वहीं प्रवीण को 19 वर्षीय प्रवीण को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और सारे सबूत और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए प्रवीण को जेल में भेजा गया और उनकी किस्मत में सिर्फ जेल की रोटी पसंद थी, जेल की रोटी लगी थी। तो हेलो एवरीवन, ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट में हम इस वीडियो में कंक्लूजन पर बात करेंगे। इसका कंक्लूजन ये बनता है कि हमें अपने बच्चे और आसपास में क्या घटित हो रहा है उस पर गौर करना बिल्कुल बनता है, और हमें अपने बच्चों या रिश्तेदारों को, बच्चों के व्यवहार को एनालाइज करना कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं तुम्हारे क्वेश्चनिंग करने से। तुम उनसे कोई अच्छा क्वेश्चन करते हो तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर उनका कुछ रिएक्ट आपके समझ में नहीं आता कि ये पहले किस तरीके से रिएक्ट करता था या करती थी, अब किस तरीके से करती है, तो आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि रिएक्शन ये सारी चीज़ आपको बता देती है कि आपके घर में या आपके आसपास क्या होने वाला है। तो ये मेरा रहा कंक्लूजन। शायद थोड़ा टेक्निकल हो गया हो, बट कहीं ना कहीं आपको इस स्टोरी से सुनकर आप भी अलर्ट हो जाएंगी अगर आपके आसपास ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी इस वीडियो में जो वॉइस है जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें कुछ वीडियो में आपको वॉइस इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, बट मैं इस वीडियो के बाद ट्राई कर रहा हूँ अपनी वीडियो को इन्हांस करने का, ताकि आपको सारी बातें क्लियर और क्रिप्स समझने को मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 9 में।